Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 14 July and you can also join us on our Telegram channel where we upload all these PPTs and the link is also given in the description box below. So here are the 10 topics which we are going to cover in today's lecture. So do take a pause when you see question on the screen, answer it first, then see the explanation part and try to get at least 7 questions correct out of 10. So work hard, be consistent and regularly watch our videos and let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to Kuwait Expat Quota Bill and the correct option here is B, that means Indians form the largest expat group in Kuwait is correct, but statement first, the bill is aimed to save jobs in Kuwait for the natives only is incorrect. So देखते हैं कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट किस लिए है. तो ये जो बिल है वो रिसेंटली कुवैत के पार्लियामेंट में लाया गया है. सो एक्सपेट्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपनी नेटिव कंट्री से बाहर रह रहे हैं. सो एक डेटा यहाँ पे दिया गया है कि कुवैत की जो पॉपुलेशन है 4.3 मिलियन है, जिसके अंदर 3 मिलियन जो पीपल है वो एक्सपेट्स हैं, यानी वो लोग जो आउटसाइड फ्रॉम कुवैत वहां से आए हैं. तो इस डेटा से ये क्लियर हो जाता है कि वहां पे जो कुवैत की नेटिव पॉपुलेशन है वो खुद माइनॉरिटीज के अंदर आ रही है, यानी बाहर से लोगों की जो संख्या है वो ज्यादा है कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ इट्स ऑन कंट्री. एंड ये ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए एक कंसर्न होगी और एक जेन्युइन कंसर्न होगी. तो ये जो बिल है वो लाया गया है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है कुवैतीज को जो माइनॉरिटीज बन रहे जा रहे हैं अपनी ही कंट्री के अंदर, उसको सॉल्व करने के लिए. तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो इंडियन एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है जो कि सबसे ज्यादा है कुवैत के अंदर, जो कि अब एक्सीड नहीं होनी चाहिए 15% ऑफ कुवैत पॉपुलेशन. और अभी सिर्फ ये बिल है, अगर ये लॉ बन जाता है यानी ये पास हो जाता है पार्लियामेंट से, तो ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इंडियंस के ऊपर और उनको कुवैत छोड़ के आना पड़ेगा. और इसका नुकसान ऑब्वियसली इंडियंस को होगा ही होगा, साथ में जो रेमिटेंसेस वो भेज रहे हैं जिससे इकोनॉमी में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे. Now question number 2 is with reference to affordable rental housing complex scheme and the correct option here is C, meaning both the given statements are correct. That means it is aimed to provide rental housing to urban migrants. Second, it is implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs. So ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अप्रूव किए गए हैं फॉर अर्बन माइग्रेंट और इसका एम ये होगा कि वो अफोर्डेबल रेंटल हाउस प्रोवाइड करें अबाउट 3 लाख जो अर्बन माइग्रेंट्स आते हैं. और ये एक सब स्कीम होगी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो कि इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, दैट मीन्स इट एम्स टू इंजेक्ट फॉर्मल क्रेडिट इनटू फार्म एंड फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज इज करेक्ट, बट द 1 trillion rupee fund is the pan India centrally sponsored scheme is incorrect. and ये incorrect इसलिए है क्योंकि ये pan India scheme है बट ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. तो आज के लिए आपका क्वेश्चन यही है कि एटलीस्ट आप 2 डिफरेंस बताइए जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर होते हैं. अब क्योंकि ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो इसका एम है कि ये फॉर्मल क्रेडिट इंजेक्ट करना चाहता है फार्म और फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज के अंदर, और ये कॉर्पस होगा 1 ट्रिलियन रुपीज का. यहाँ पे यूएस डॉलर नहीं है तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज रूबेला इज अ कंटेंजियस डिजीज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मीनिंग बाय वायरस. तो रूबेला को जर्मन मिसेल्स भी कहा जाता है जो कि एक कंटेंजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि रूबेला वायरस के द्वारा किया जाता है. अब क्योंकि कंटेंजियस डिजीज है तो ये स्प्रेड हो सकता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद सलाइवा और म्यूकस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर एयर के थ्रू, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू. अगर कोई कफिंग या स्नीजिंग करता है तो सामने वाला पर्सन उससे इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल डिजीज है और इसके लिए रूबेला वैक्सीन भी बनाई गई है. और इसी रिगार्डिंग WHO ने भी एक टारगेट सेट किया है कि वो जो मिसेल है, ये जो डिजीज है, उसको एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया रीजन बाय 2023.
Now question number 5 is Natanz nuclear enrichment facility recently news is located in which of the following countries? And the correct option here is B, that means in Iran. And here is the map is given. तो नतांज के अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उन पे भी ध्यान दें। यहाँ आप देख सकते हैं रामसार भी दे रखा है। तो रामसार क्यों फेमस है, कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया था और कब किया गया था और क्या इंडिया इसका पार्ट है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में रामसार से रिलेटेड। तो नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी इसलिए न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पे एक एक्सप्लोजन और फायर ब्रेकआउट हुआ है और ये एक सेंट्रल फैसिलिटी थी जिसके अंदर यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जाता था फॉर ईरान, और इसको मॉनिटर करने का काम करते थे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आफ्टर जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, जिसका यूएस भी पार्ट था बट बाद में उसने यूनिलैटरली इससे विड्रॉ कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विद रेफरेंस टू पोस्टल बैलेट, सो डू टेक अ पॉज and choose the correct option, and the correct option here is D, meaning all the given 4 statements are correct. तो बेसिकली ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर वोटर जो है वो वोट कास्ट कर सकता है रिमोटली, यानी कोई दूर जगह पे है और वो इन पर्सन आके वोट नहीं कर सकता तो वो पोस्टल बैलेट का यूज कर सकता है। उसके अलग अलग क्राइटेरिया है कि कौन कौन इसको यूज कर सकता है। तो रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर ने भी इसकी जो एज थी वो 65 कर दी थी, अर्लियर इट वाज 85। और जो वोटर्स होते हैं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो भी जो वोट करेंगे वो पोस्ट के थ्रू करते हैं। तो ध्यान रखें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर हैं वोटर्स वो भी वोट करते हैं बाय पोस्ट। तो ये न्यूज़ में बेसिकली इसलिए है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं स्टेप से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, यानी वो पोस्टल बैलेट के अगेंस्ट में नहीं है बट ये जो डिसीजन लिया गया है कि 65 से जो अबाव एज के हैं, 65 एज के जो हैं या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड-19 से, वो पोस्टल बैलेट यूज़ करें, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या फिर पोस्टल बैलेट के टाइम पे भी उनको मिसगाइड करके किसी और को वोट दिया जा सकता है। तो ऐसा ओपोजिशन पार्टी का एलिगेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली पेट्रोलिंग पॉइंट्स अलोंग LAC वर इन न्यूज़, so do take a pause and choose the correct option, and you have to choose the incorrect statement here. So the correct option here is C, that means statement 3rd is incorrect. These PPs have been identified by the high powered India study group because ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ये आइडेंटिफाई किए गए हैं हाई पावर चाइना स्टडी ग्रुप के द्वारा, जो स्टार्ट हुआ था 1975 के बाद में, और इसके अंदर जो पेट्रोलिंग लिमिट है इंडियन फोर्सेस के लिए वो भी स्पेसिफाइड की गई थी, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है पेट्रोलिंग की वो स्पेसिफाइड ये चाइनीज स्टडी ग्रुप नहीं करता, ये करती है इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, और ये रिकमेंडेशन जब देती है आर्मी या ITBP उनके बेसिस पर ये फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है। तो करेंटली जो डिस्प्यूट है वो जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे है वो आते हैं देपसांग सेक्टर के अंदर, गलवान के अंदर, हॉट स्प्रिंग के अंदर और गोगरा के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विद रेफरेंस टू बैड बैंक्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, मीनिंग बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो याद रखिए इंडिया के अंदर जो आइडिया ये जो था बैड बैंक का, वो फर्स्ट टाइम जिसने प्रपोज किया वो थी सशक्त कमेटी, जिसको हेड किया था सुनील मेहता ने। और बैड बैंक होते हैं जो बाय करते हैं बैड लोन्स या फिर इलिसिट होल्डिंग जो होती है बाकी बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, और उनकी जो बैलेंस शीट होती है उनको क्लियर करने का काम करते हैं। तो बार बार इसके प्रपोजल भेजे जा रहे हैं कि बैड बैंक्स को स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन इसके फेवर में ना गवर्नमेंट दिख रही है, ना फिर सेंट्रल बैंक दिख रहा है, ना RBI लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये जो बैड लोन रेजोल्यूशन है ये होना चाहिए मार्केट लेड वे के अंदर, और इसके लिए काफ़ी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशन के अंदर हैं, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं जिसके अंदर उसने रिकैपिटलाइजेशन का काम किया है और कंसोलिडेशन का काम किया है। तो इन स्टेप से उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये बैड लोन्स कम हो सकते हैं। साथ में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को भी लागू किया गया है, और सेंट्रल बैंक भी कहीं ना कहीं इसके फेवर में नहीं दिख रहा है। सो फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर बैड बैंक जैसा कोई भी इंस्टीट्यूशन अभी स्टैब्लिश में नहीं हुआ है या फिर अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज
Which of the following leader or leaders left Congress against the decision of launching the non-corporation movement by Indian National Congress? And the correct option here is D, meaning मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन सभी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। और इनके अलावा जीएस खरपड़े और एनी बेसेंट ने भी ये चीजें छोड़ दी थी क्योंकि ये लगता था ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉफुल स्ट्रगल के अगेंस्ट में है। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपनी इंडियन नेशनल लिबरल पार्टी स्टैब्लिश कर दी थी इसके बाद में इन 1920। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज रिसेंटली राकी नाला वाज इन न्यूज, सो वेयर इज इट लोकेटेड? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, मीनिंग नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो राकी नाला है वो लोकेटेड है इन लद्दाख जहां पे फेस ऑफ चल रहा है। So that's all in our today's MCQs. And if you want to contact us, these are the details, and please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. Also like, comment and share the video. You can also get information regarding UPPSC examination. So stay safe, stay healthy, have a nice day and thank you.